हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑनलाइन। आज हम अर्थशास्त्र की इस कक्षा में डिस्कस करेंगे 12वीं क्लास के चैप्टर राष्ट्रीय आय के बारे में। और ये हमारा इस टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन रहेगा। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियां बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। या ऐसे भी कई बार एग्ज़ाम में आता है, बोर्ड में आ चुका है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय मापने की प्रमुख विधियां बताइए। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना में मुख्य कठिनाइयों को बताइए। सबसे पहला आता है राष्ट्रीय आय का अर्थ। राष्ट्रीय आय अथवा लाभांश उत्पादन के साधनों द्वारा किसी एक निश्चित समय में प्राय एक वर्ष में उत्पादन किए गए पदार्थों एवं सेवाओं की शुद्ध मात्रा होती है। अर्थात एक वर्ष की अवधि में किसी देश में जितनी वस्तुओं और सेवाओं का कुल उत्पादन होता है उसे ही उस देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय लाभांश की परिभाषा अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से दी है। यहाँ पर हम लेते हैं मार्शल के अनुसार, किसी देश के श्रम और पूंजी उसके प्राकृतिक साधनों पर कार्य करके प्रतिवर्ष भौतिक तथा अभौतिक पदार्थों तथा समस्त प्रकार की सेवाओं की एक शुद्ध मात्रा उत्पन्न करते हैं। इसमें विदेशी विनियोग से प्राप्त आय भी जोड़ देनी चाहिए। यही देश की शुद्ध वास्तविक वार्षिक आय या राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। इसकी कुछ आज परिभाषाएं पीगू ने भी दी हैं। प्रोफेसर पीगू ने भी इसको परिभाषित किया है और सभी अर्थशास्त्रियों ने किया है। लेकिन इसकी जो पहली क्लास है इस चैप्टर की, उसमें मैंने बहुत ही विस्तार पूर्वक इस बात को डिस्कस किया है। वहाँ से उस क्वेश्चन से भी और अधिक क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है अब राष्ट्रीय आय की गणना, ये विधियाँ क्या क्या हैं। राष्ट्रीय आय किस किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं, किन विधियों से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली विधि होती है उत्पादन गणना विधि। इस विधि में देश के सभी प्रकार के उत्पादकों का कुल उत्पादन ज्ञात किया जाता है। कुल उत्पादन ज्ञात करने के लिए वे समस्त वस्तुएं व सेवाएं जिनका विक्रय किया गया है, स्वयं प्रयोग की गई वस्तुएं तथा बचे हुए स्टॉक को जोड़ दिया जाता है। कुल उत्पादन में से ह्रास व अप्रचलन घटाकर शुद्ध उत्पादन ज्ञात कर लिया जाता है। सभी उत्पादकों के शुद्ध उत्पादन के योग में समस्त राष्ट्र का वास्तविक कुल घरेलू उत्पादन तथा शुद्ध विदेशी आय जोड़ देने से कुल राष्ट्रीय लाभांश हो जाता है। इस रीति के अंतर्गत एक वर्ष में वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के मौद्रिक मूल्य का योग निकाला जाता है तथा देश की वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन संबंधी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस विधि को वस्तु सेवा गणना विधि भी कहा जाता है। इस विधि का प्रमुख दोष यह है कि इसमें कभी कभी वस्तुओं की दोहरी गणना हो जाती है। दूसरे, इस रीति के अनुसार सेवाओं का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। दूसरी विधि होती है आय गणना विधि। इस विधि में देश के सभी व्यक्तियों की आय ज्ञात करके उन्हें जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाती है। इस विधि को प्रयोग में लाने के लिए जो व्यक्ति आयकर देते हैं उनकी आय तो आयकर विभाग से मालूम कर ली जाती है, और जो लोग आयकर नहीं देते उनकी आय पारिवारिक बजट व अन्य सूचनाएं एकत्र करके ज्ञात की जाती है। परंतु जो व्यक्ति आयकर नहीं देते उनके संबंध में वास्तविक जानकारी प्राप्त करना एक कठिन कार्य है, इसलिए आय का सही ज्ञान नहीं हो पाता। उसके बाद आती है व्यय गणना रीति। इस रीति के अनुसार सभी नागरिकों द्वारा किया गया व्यय एवं बचतों को जोड़ दिया जाता है। यही जोड़ राष्ट्रीय आय कहलाता है। इस बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि व्यक्तिगत आय बराबर उपभोग व्यय प्लस बचतें या राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय उपभोग व्यय प्लस राष्ट्रीय बचतें। किसी देश का विनियोग राष्ट्रीय बचत पर निर्भर होता है या बचतों के बराबर होता है, इसलिए इस रीति को उपभोग विनियोग रीति भी कहा जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी कमी यह है कि देश के सभी व्यक्तियों के उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों व बचतों की सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। इस कारण राष्ट्रीय आय की गणना
करना कठिन हो जाता है। चौथा है मिश्रित विधि। इस विधि के समर्थक डॉक्टर VKRV राव। इस प्रणाली में उत्पादन गणना रीति व आय गणना रीति दोनों का मिला जुला उपयोग किया जाता है। कृषि, खनिज तथा उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादन गणना रीति और व्यापार, परिवहन, प्रशासनिक सेवाओं व अन्य सेवाओं आदि के क्षेत्र में आय गणना रीति का उपयोग किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए राष्ट्रीय आय समिति ने इस गणना विधि का प्रयोग किया था। इस मिली जुली विधि का प्रयोग हमारे देश के लिए उपयुक्त है। तो देखिए, ये 4 विधियां हैं। इनमें से कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी कोई भी एक विधि दे दी जाएगी कि उस विधि के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है, राष्ट्रीय आय क्या है, पूरा हमें क्लियर करना पड़ता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषाएं, और उसके बाद एक रीति को लिख देंगे। कभी चारों रीतियों पूछ ली जाती हैं, गणना करने की कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं या मापने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। कभी ये नहीं दिया जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आता है कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं जब हम किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य मुद्रा में जानने में कठिनाई। राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा या द्रव्य में की जाती है, परंतु हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि अनेक वस्तुएं तथा सेवाएं ऐसी होती हैं जिनके मूल्य को द्रव्य में नहीं मापा जा सकता, जैसे माँ व स्त्री की सेवाएं, प्रेम है, दया है, अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को स्वयं उपभोग करना आदि। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए समस्त उत्पादित वस्तुओं का द्रव्यिक मूल्य ज्ञात करना अनिवार्य है। भारत में कृषक सब उत्पादित वस्तुओं का एक बड़ा भाग खुद ही उपभोग कर लेते हैं। उपभोग करने का मतलब यूज़ करना। अतः भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं का ठीक द्रव्यिक मूल्य ज्ञात करना अत्यंत कठिन कार्य है। दूसरा, आंकड़ों का विश्वसनीय न होना। राष्ट्रीय आय का अनुमान तभी ठीक प्रकार से लगाया जा सकता है जबकि उत्पादन आय से संबंधित प्राप्त होने वाले आंकड़े ठीक एवं विश्वसनीय हों, परंतु भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है। अतः वह अपने आय व्यय का हिसाब ठीक प्रकार से नहीं रख पाता, जिसके कारण राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई आती है। तीसरा, व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अभाव। हम जानते हैं कि देश में जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है। भारत की 70% जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है और कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि पर जनसंख्या का भार इतना अधिक है कि कृषकों की जीविका केवल कृषि से नहीं चल पाती, अतः अपनी जीविका को चलाने के लिए कुटीर उद्योग चलाने पड़ते हैं या लघु उद्योगों में कार्य करना होता है। इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि देश में व्यावसायिक विशिष्टीकरण का अत्यंत अभाव है, जिससे देश की राष्ट्रीय आय को अनुमान करना बहुत कठिन है। चौथा पॉइंट है विभिन्न क्षेत्रों की भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न हैं, अतः किसी क्षेत्र विशेष संबंधी जानकारी को अन्य क्षेत्रों में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। इसका परिणाम ये होता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में अनेक व्यावसायिक बाधाओं को सामना करना पड़ता है। पांचवा, दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है। राष्ट्रीय आय में प्राय दोहरी गणना की संभावना बनी रहती है, अर्थात ठीक से हम आकलन नहीं कर पाते कि क्या हम अमुक स्थिति की एक बार पहले गणना कर चुके हैं या नहीं। छठा, अविकसित देशों में राष्ट्रीय आय की उचित गणना का न होना। प्राय अविकसित देशों में राष्ट्रीय आय की उचित गणना नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अनेक वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान द्रव्य के माध्यम से नहीं होता। सातवां, मूल्य ह्रास का सही अनुमान न होना। मूल्य ह्रास व प्रतिस्थापन का अनुमान सही न लगा पाना, क्योंकि ये अनुमानित समय के पूर्व ही घटित हो सकते हैं, अतः राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन हो जाता है। मूल्यांकन की समस्या।
उत्पादन गणना विधि के अनुसार उत्पादित वस्तुओं की मात्राओं को मूल्यों से गुणा करके विभिन्न गुणनफलों के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। परंतु इनमें यह कठिनाई आती है कि गणना करते समय थोक या फुटकर कौन सी कीमत से गणना करनी चाहिए, ये बात क्लियर नहीं हो पाती। और 9वां है हस्तांतरण आय और उत्पादक आय में भेद करना कठिन। जब सरकार बाजार से ऋण लेकर उनका प्रयोग अनुत्पादक कार्यों में करती है तब ऐसे ऋणों पर ब्याज हस्तांतरण आय कहलाती है। परंतु जब उनका प्रयोग उत्पादक कार्यों में करेगी तो उन ऋणों पर ब्याज उत्पादक आय कहलाती है। राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय को नहीं जोड़ा जाता जबकि उत्पादक आय में जोड़ा जाता है। यह ज्ञात करना कठिन है कि ऋण का कितना भाग उत्पादक है और कितना अनुत्पादक है। इससे भी राष्ट्रीय आय की गणना या सही अनुमान लगाने में कठिनाई होती है। और 10वां है कुटीर उद्योगों का उत्पादन। कुटीर उद्योग प्राय अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संचालित होते हैं। छोटे छोटे उद्योग होते हैं जो अनपढ़ लोग उन उद्योगों को शुरू करते हैं, जो कि अपने व्यवसाय के ठीक आंकड़े रखने में समर्थ होते हैं। कितना खर्च हुआ है, कितनी इनकम हो रही है, इसका सही ढंग से वो अनुमान नहीं लगा पाते, उनको नोट नहीं कर पाते। अतः इस क्षेत्र के उत्पादक आंकड़े अविश्वसनीय होते हैं, अर्थात वो अनुमानित आंकड़े ही दे पाते हैं। और 11वां और लास्ट है वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव। वस्तुओं और सेवाओं के चुनाव के संबंध में यह निर्णय करना अत्यधिक कठिन हो जाता है कि अमुक वस्तु अर्धनिर्मित है या अंतिम है। तो इस प्रकार की समस्या भी राष्ट्रीय आय की गणना में बाधक होती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि कठिनाइयाँ हैं जो कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं किसी भी विधि के द्वारा तो उस समय उसमें ये बाधक बनती हैं, ये परेशानियाँ आती हैं। और ये प्रश्न इसी के साथ समाप्त होता है। आगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।